वो कह रहे ममता की गली के बाहर से बैरिकेड हटा और जब मीडिया अंदर गया उन दुकानों में, उन घरों में बात करने के लिए जो ममता बनर्जी के घर के आसपास के घर हैं, बगल अगल बगल के, तो सब गालियां दे रहे थे, परेशान थे कि हमारा जीना मुश्किल हो गया था यहां पे। ये हालत है, ये सेंटिमेंट था। और हमको तो ये बताया जा रहा था कि ना साहब ये तो ये क्या कहते हैं, क्या शब्द है उसका, अनब्रीचेबल, ये ऐसा किला है जो भेदा ही नहीं जा सकता बीजेपी के द्वारा। वो सिस्टम का ज़्यादा था। ममता बनर्जी का अपना जो सिस्टम है वो प्रभावी बहुत ज़्यादा था। एक वोट बैंक उनके पास, मुस्लिम वोट बैंक कह लें, और एक महिला वोट बैंक, ये उसका एक बड़ा हिस्सा उनके पास ज़रूर था। लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत थी वो उनके सिस्टम की ताकत थी, और सिस्टम हर लेवल पर था। चाहे डराने की बात हो, या फिर जो वोटर्स मौजूद नहीं हैं, या फेक वोटर्स, या जो डेड वोटर्स हैं उनके नाम पर वोट डलाने वाली बात हो, जिन तमाम चीज़ों के बारे में पहले बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। तो इस सिस्टम को ब्रेक करना बीजेपी के लिहाज से बहुत बड़ी चुनौती थी। और सौरभ, अगर आपको ध्यान हो तो बीजेपी के बड़े नेता इस बात को कहते भी थे कि वोटिंग के साथ साथ काउंटिंग भी जरूरी याद है ना, जिसमें वो बहुत आप हैरान हुए थे कि काउंटिंग में क्या हो जाएगा ऐसा। तो उनको ये पता था कि सिस्टम जब तक ममता बनर्जी का आप नहीं तोड़ सकते, टीएमसी को नहीं हराया जा सकता। अब मतलब तृणमूल का सिस्टम डेसिमेट हो रहा है, एक बात। और जो हमने शुरू किया था, बीजेपी इज इन नाउ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। हाँ, इसमें कोई भ्रम बंगाल को लेकर तो पहले बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब बीजेपी उसी तरह का सिस्टम खड़ा करने जा रही है। उस तरह के सिस्टम की बात जब मैं कह रहा हूँ तो ये नहीं कि पॉलिटिकल वायलेंस या कुछ, आप देख रहे होंगे कि बार बार शुभेंदु अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वायलेंस खत्म करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन बीजेपी अपना जो लॉन्ग टर्म वाला सिस्टम खड़ा करती है ना, उस सिस्टम को खड़ा करना, जैसे अभी तक के दिन में अगर आप देखें तो उनके जितने फैसले हो रहे हैं आप उनको दो हिस्से में बांट सकते हैं। मैं लाया हूं सारी लिस्ट, आप बोलिए। एक तरफ जैसे 10 बड़े फैसलों को अगर आप उठा के देखें, जैसे पहले कैबिनेट में ही 6 फैसले जो किए गए, उस 6 कैबिनेट के फैसले किस लिहाज से थे? गवर्नेंस के लिहाज से थे। ठीक, महिला SC/ST के लिए एक अलग से आयोग बना रहे हो आप, पुलिस के लिए कि कैसे पुलिस को हम वो कह रहे हैं कि अगले कुछ सालों में बंगाल की जो पुलिस है उसको इंडिया का बेस्ट फोर्स बना देंगे। ठीक, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से आयुष्मान भारत योजना जो वहाँ पे लागू नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें आपने की। दूसरी तरफ मदरसे में वंदे मातरम, आपको बॉर्डर की फेंसिंग, तो बॉर्डर की फेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ वहाँ के लोगों को एक मैसेज भी है ना कि जिस प्रकार की पॉलिटिक्स अब तक चलती रही है, अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स, हम उसके धुर विरोधी हैं और उस पर देखो कितनी सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। फिर यहाँ से लोगों को जब डिपोर्ट किया जाएगा तो जो स्थानीय उस तरफ वाले लोग हैं, उस सेक्शन वाले, वो विरोध करेंगे, उसका फिर काउंटर रिएक्शन। मैंने आपने बात छेड़ी, मैं भी एक तैयारी के साथ आया था, उनके क्या फैसले हुए। मुझे कोई स्टेट अभी याद नहीं है नरेंद्र मोदी के आने के बाद से जहां बीजेपी जीती हो, जहां पहली बार भी जीती हो। हरियाणा में बीजेपी पहली बार जीती थी कभी 2014 में। जम्मू कश्मीर में भी कभी एक बार तो सरकार बनाई है। कभी ऐसा नहीं देखा कि ना फ्रॉम द वर्ड गो आप बस ताबड़ शुरू हो गए। ऐसी सफाई, मतलब इतनी तेजी कहीं नहीं दिखी जैसे बंगाल में। ऐसा लगा जैसे सब कुछ पहले से तय करके रखा था। डे 1 तुम ये करोगे, डे 2 तुम ये करोगे, डे 3 तुम ये करोगे। इसको और कंट्रास्ट में सौरभ समझिए कि अभी तक मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार नहीं हुआ। जो मंत्री बनाया गया, उनको जो पोर्टफोलियो नामत का दिया गया, लगभग 42 बड़े विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं, तो वो काम नहीं हुआ पॉलिटिकल फ्रंट पे जो होना है। लेकिन एजेंडा इतना क्लियर था क्योंकि वो एजेंडा ऑलरेडी दिल्ली से तय था, तो शुभेंदु अधिकारी को बस उसको इंप्लीमेंट करते जाना है। अभी जो आपने बात की, जहां भाजपा लंबे समय तक जहां जहां है, मैं उसके दो उदाहरण सबसे बड़े गुजरात और मध्य प्रदेश है। सो वो क्या ऐसा क्या हो जाता है कि लोग ऑपोजिशन को भूल ही जाते हैं? गुजरात में तो भूल ही गए, ऑलमोस्ट भूल गए। देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो क्या है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ गवर्नेंस जो है, सर्टेन डिग्री ऑफ गवर्नेंस, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉन्ग टर्म में पावर एंजॉय करने के लिए। लंबे समय तक आप एक बेसिक डिलीवरी देना ही है। ठीक बात है, जिसको डेवलपमेंट का गुजरात मॉडल कहा जाता है, जिस पर 2014 में नरेंद्र मोदी पूरे देश में चुनाव लड़े और लोगों ने एक्सेप्ट किया उस मॉडल को। तो वो एक सर्टेन लेवल ऑफ गवर्नेंस का जो मॉडल है वो इस्टेब्लिश कर दिया है बीजेपी ने, रियल सेंस में भी और नैरेटिव के सेंस में भी। ऐसा नहीं है कि आप दोनों लेवल पर। कई बार लोग कहते हैं कि हमने बहुत काम किया और चुनाव हार गए। क्या कि हम बेच नहीं पाए अपने काम को। हम लोग सबसे उसको क्लासिकल एग्जांपल मानते हैं 2004 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी का हारना और चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश में हारना। उन्होंने बहुत काम किया था, चंद्रबाबू नायडू ने वहां बहुत काम किया था, लेकिन चुनाव हार गए थे। तो ये कहा गया कि हम सेल नहीं कर पाए अपनी उपलब्धियों को। बीजेपी ने उसको अपना काम किया, विकास का जो उसकी योजनाएं थी उनको लागू किया, डिलीवरी दी और उसको नैरेटिव के लेवल पर स्टैब्लिश किया कि देखो हम काम कर रहे हैं। तो ये तो पहली चीज तो ये है। दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो बीजेपी ने जिसको साध लिया है। आप एक बात समझिए सौरभ जी की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, उसको पास नहीं कर सकते आप चुनाव जीतने के लिए।
चाहे कितना भी पावरफुल व्यक्ति क्यों भी हो कर जाए, रहे हैं। चाहे इंदिरा गांधी का इमरजेंसी का पीरियड हो या अभी का डोमिनेंस जो मोदी और अमित शाह के ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नेंस का जो डोमिनेंस है, कितना भी हो जाए, आप उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पास नहीं कर सकते, मतलब उसको आप बाईपास करके नहीं जीत सकते हैं चुनाव। वो आपको उसके हिसाब से ही चलना है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ हो और आपकी नेटवर्किंग ग्राउंड लेवल पर हो, पंचायत से लेकर के म्युनिसिपैलिटी से लेकर के शहर गली मोहल्ले आपके नेटवर्किंग हो। जब शक्ति केंद्र बनाए, जब इस तरह का नाम रखा गया, पन्ना प्रमुख बनाए गए, शक्ति केंद्र बनाए गए, ये आज की बात नहीं है। और एक समय था, आज तो कम हो गया, नहीं तो एक समय था जब हजारों हजार पन्ना प्रमुखों की बैठक को अमित शाह संबोधित करते थे। तो आपने जो नेटवर्किंग की, जो ग्राउंड लेवल पर अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ खड़ा किया, जो अपने ये दूसरी चीज, दो बात हो गई, आपने कहा बेसिक गवर्नेंस और दूसरा और ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, उसकी नेटवर्किंग और चुनाव लड़ने की मशीनरी का डेवलप करना। ये एक सेंट्रल, जो पहले बोला ना हमने कि सेंट्रल नैरेटिव एक हो गया और ये केंद्रीय ताकत हो गई बीजेपी की। उसके अलावा स्टेट टू स्टेट वेरी करती है उसकी जो टैक्टिक्स होती हैं। स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स समझते हैं ना, कि स्ट्रेटजी है ब्रॉडर स्ट्रेटजी जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, उसके बाद स्टेट टू स्टेट टैक्टिक्स उसकी वेरी करती है। वो टैक्टिकल लड़ाई होती है ग्राउंड पर चुनाव के समय, कि कहां हमको अति पिछड़ा साधना है, कहां अगड़ा ले आना है, कहां किस तरह से मुस्लिम, वो फिर इलेक्शन टू इलेक्शन आपको वो फिर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। हर स्टेट में एक साइज का जूता नहीं फिट किया जाता है, एक पैर, हर पैर में एक साइज का जूता, वो स्टेट टू स्टेट वेरी। बेसिक टू आपने बता दिया, ये दो काम बेसिक हर स्टेट में करते हैं बिल्कुल, और इसी की वजह से लंबे समय से बनी है।